ऑल राइट, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है बरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड आज हम बात करने वाले हैं संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्शियली रिलेटेड वीडियो दी पावर ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में। आप लोग काफ़ी जानते ही होंगे कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी संदीप महेश्वरी द्वारा, एंड शोताब गंगवार एंड प्रखर भी बीच में आ गए थे एंड कंट्रोवर्सी काफ़ी चली थी। मैं इस वीडियो के बारे में उस टाइम बात करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा यार ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना कंट्रोवर्शियल बन जाएगी। इसमें जो मैं असली सोच दिखाना चाह रहा हूँ, जो सच बताना चाहूँगा, जो मतलब बताना चाहूँगा, वो लोगों को समझ नहीं आया। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लेके इस वीडियो को आराम से बताएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में किसी इंसान को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस सोच को एक्सपोज करना चाहता हूँ जो एक हर इंसान में आ चुकी है। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो देखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन भी देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में जो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ कि एक टाइम था जब मुझे एथलीट बनना था, बट मैं नहीं बना। मैंने मैराथन पार्टिसिपेट किए, नहीं बना, फिर वो छूट गया। फिर क्लास 8-9 में चेस मेरे लाइफ में आया, उससे मैंने काफ़ी दिल से किया। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं जैसे महेश्वरी जी हैं, ये एक तरीके से सेमिनार टाइप डिस्कशंस रखते हैं जिसमें ये लोगों से डिस्कशन करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट है इस, खासकर ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियोस बनाते हैं, इस नॉर्मल फॉर्मेट है कि अपने स्टूडेंट्स या जो भी इनका सेमिनार अटेंड करने आए होते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस लड़के का भी क्वेश्चन था। मुझे बेसिकली लड़के के क्वेश्चन से कोई आपत्ति नहीं ना, दिक्कत है। मुझे दिक्कत है संदीप महेश्वरी के सोचने के तरीके देने के और सवाल के जवाब देने के तरीकों से। ये कंफ्यूजन आ रहा है जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से हमने सुना है, समझा है, अपने आसपास में देखा है, डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि फिलॉसफी मतलब क्या, कि मेरे पास में ये बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास में मास्टर्स होना चाहिए, तब मैं एक फिलोसोफर हूं, तब मेरे को फिलॉसफी की नॉलेज है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी ने कहा पढ़ाई का मतलब डिग्री या डिप्लोमा, मास्टर्स एंड बैचलर्स के बाहर बिल्कुल हमारा दिमाग नहीं चलता, जो कि मैं कहूँगा बहुत सही बात है। पढ़ाई का असली मतलब है नॉलेज, ज्ञान। ये डिग्री, मास्टर्स, बैचलर सिर्फ एक वैलिडेशन का काम करते हैं। लाइक अगर आपको कोई बोले कि मुझे डॉक्टर का फुल ज्ञान है लेकिन मैंने MBBS नहीं कर रखी, आप नहीं जाओगे उससे पास इलाज करवाने अपना। तो हाँ, MBBS की डिग्री होने से आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो जाते, लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो एक डिग्री होना वैलिडेशन जरूर दे देता है। अगर फिलॉसफी के बारे में आप मेरे से बात करोगे ना तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स, और जो आप बात बोलोगे मैं उसकी और लेयर्स हटा करके आपको और बहुत कुछ दिखा दूंगा। मैंने कोई बैचलर्स नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया फिलॉसफी में, ना साइकोलॉजी में। आई कैन सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट हु हैज डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकता हूं कई घंटों तक, और उनको ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है नहीं किया। संदीप महेश्वरी जी बोलते हैं कि मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है फिलॉसफी और साइकोलॉजी में, लेकिन अगर आप फिलॉसफी की मेरे से बात करें तो मैं बहुत लंबे तक बात कर सकता हूँ, और मैंने साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठ जाऊँगा तो उनकी भाषा में उनसे बात कर सकूँगा। बिल्कुल, मैं भी मास्टर्स इन साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हूँ, एंड मैं बिल्कुल बात को एग्री करता हूँ कि भाई साइकोलॉजी और फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको वैलिडेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्ञान हो वही काफ़ी होता है आपकी बात रखने में और आपका जो है समझ बढ़ाने में। मैं बात करना चाहूँगा फ्रॉइड बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड उनके पास कोई भी ऐसे वैलिडेशन के नाम पे कोई डिग्री नहीं थी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग ऐसे उल्टा चलता था कि उनको हम सेकेंड ईयर इन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उनके पास खुद कोई भी डिग्री नहीं थी लेकिन हम उन्हें पढ़ते हैं। तो बिल्कुल साइकोलॉजी एंड जैसे बोलते हैं ना, बिजनेस करने के लिए MBA ज़रूरत नहीं होती, बिजनेस करने के लिए MBA की ज़रूरत नहीं होती, बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन का दिमाग होना चाहिए। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट और फिलॉसफर बनने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस उस तरीके से टेढ़ा दिमाग होना चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलॉसफी? इंडियन से ज़्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ, क्योंकि इंडियन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है। अब उसको प्रूव करना एक अलग केस है, लेकिन इलॉजिकल है इंडियन फिलॉसफी में काफ़ी चीज़ें। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। किसके लिए? आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए? कुछ पॉइंट बताया मैंने जो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहाँ से आया है? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछे। तो यहाँ पे थोड़ी सी फैलेसी मतलब गड़बड़ी,
लॉजिकल फैलेसी, गड़बड़ी संदीप माहेश्वरी जी की ये है कि उन्होंने बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश की देना है, ब्रिटिशर्स की देना है, बिल्कुल। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी कुछ यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने साइंस में ज़्यादा फोकस किया था, इंग्लिश में ज़्यादा फोकस किया था और मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि वो हमारे लिए खुद को, मतलब हमें उनके अंडर काम करवाना चाहते थे। और ये जो सारी चीज़ें थी ये स्किल बेस्ड चीज़ें थी, उसमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी में नहीं जोर दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंसेस को खासकर जो भी 8 सब्जेक्ट हैं बिल्कुल जोर नहीं दिया गया था, बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया, बिकॉज उन्हें पता है कि ये सारी स्किल बेस्ड जॉब नहीं है, ये सारी जो है इनका दिमाग जो है और बढ़ाएंगी। एंड ये फिर मेरे से, हमारे से सवाल पूछें, हमसे इंक्वायरी करने लग जाएंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ये नहीं वो नहीं। इसलिए उन्होंने सिर्फ ऐसी जॉब्स के लिए ऐसी पढ़ाई रखी कि जो एकदम लेबर बेस्ड आपको रखें, उनके नीचे रखें। उन्होंने साइंस में भी, सारी साइंसेस नहीं, साइंस में सिर्फ इंजीनियरिंग को ज़्यादा महत्व दिया था। इंग्लिश का, बिकॉज उनको ऑफकोर्स इंग्लिश में वार्तालाप करना है, बिकॉज वो हिंदी खुद नहीं सीखना चाहते थे, हमें इंग्लिश सिखाना चाहते थे। और मैथमेटिक्स के नॉर्मल, इनका जो कॉमर्स का बैकग्राउंड है, अकाउंटेंसी जिसे कह सकते हैं हम, वो क्लियर रहे तो हमारा हिसाब किताब में कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है। अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो, रियल फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत ही एक चीज़ गलत कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी, सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि वेस्टर्न गलत है और इंडियन सही है। अरे भाई साहब, आप पहले सोच को पढ़िए। आप वेस्टर्न और इंडियन सोच के पढ़ेंगे तो वैसे ही काम खराब हो गया, साइकोलॉजी का मतलब ही क्या रह गया। आप तो यही बोल रहे हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन और इंडियन मेडिसिन अलग है। अरे भाई, मेडिसिन है, इंसान का इलाज होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, सही से सही। अब क्या आयुर्वेदा, क्या एलोपैथी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान का इलाज आयुर्वेद में अच्छा हो रहा है तो वो आयुर्वेद का इलाज डालो। अगर इंसान का इलाज एलोपैथी में अच्छा हो रहा है तो एलोपैथी में डालो। ऐसे ज़बरदस्ती क्यों करनी है कि आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी अच्छा है, नहीं वेस्टर्न अच्छा है, नहीं इंडियन अच्छा है। अरे भाई साहब, आप सार समझो, आप चीज़ को समझो और जो अच्छी चीज़ है वो इस्तेमाल करो। आप ये सोच के इस्तेमाल थोड़ी करोगे कि वेस्टर्न है कि इंडियन है, नहीं इंडियन है तो ही इस्तेमाल करूँगा, वेस्टर्न है तो नहीं करूँगा, क्योंकि वेस्टर्न की तो सारी चीज़ें बेकार होती है, इंडियन है हमारा सब्जेक्ट। इतना हमें घमंड नहीं करना चाहिए, पहले चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलॉसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलॉसफी का एंड है। एक बहुत ही फेमस फिलॉसफर रहे हैं पास में, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट ने कहा था। डेकार्ट ने कहा था, क्या ये सच है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं दिया जा सकता, ना में भी नहीं दिया जा सकता। और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो? अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ, इट कांट बी क्वेश्चनड, आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो क्या कहोगे? कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स? यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी ऑफ कोर्स बीइंग अ बिगर पर्सन इन द रूम, वो थोड़ा सा सप्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट के सवाल को। उन्होंने एक फिलोसोफर को उठाया जिनका नाम है डेकार्ट, और उनकी बात को काफ़ी रिडिक्यूल किया बिना जाने कि उनकी बात का मतलब क्या है। उन्होंने बोला आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मैं आपको मतलब अच्छे से समझाऊंगा, मैं थोड़ी सी और क्लिपिंग दिखाऊंगा कि संदीप माहेश्वरी जी क्या कहते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मेरे पास एक अथॉरिटी है, मैं स्टूडेंट को दबा सकता हूँ, उसकी सोच को दबा सकता हूँ, उसकी बातों को दबा सकता हूँ, एंड इसमें मेरा क्या एरोगेंस ही झलकता है। लेकिन मैं कहता हूँ आप आगे की क्लिप देख लीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा रेलेवेंट होगी कि मैं जो बात समझाने वाला हूँ। वेस्टर्न फिलोसोफर्स, अब आपको दिखाता हूँ इंडियन फिलोसफी की ताकत। सर, जो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को क्वेश्चन। अरे घोंचू था वो, किसकी बात कर रहे हो सर? अच्छा, तो यहाँ पे लाइक संदीप माहेश्वरी जी कोई फिलोसोफर नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। बिकॉज अगर आप इतने एरोगेंट हैं कि जो बंदा उस फील्ड में महारत हासिल कर चुका है, आप उसको बोल रहे कि ये बेवकूफ़ था, तो भाई साहब आपसे बड़ा इग्नोरेंट एंड एरोगेंट पर्सन नहीं है। मैं यहाँ पे खड़े होके अपने से ऊपर सोच वाले बंदे को बेवकूफ़ नहीं बोलूँगा बिना उसका मतलब जाने। ओके, मैं संदीप माहेश्वरी जी को भी बेवकूफ़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन कम से कम आप किसी के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप समझ तो लीजिए आप कौन है।
आप एक लेवल पे तो पहुंच जाइए उनको बेवकूफ़ बोलने के लिए। वो जो बोलेंगे वो सही है, जो बोलेंगे बेवकूफ़ है। रादर उनकी बात समझने को कि उन्होंने क्या बोला था, हम तो यही बोल देते हैं कि वो बेवकूफ़ है ताकि मैं बड़ा लगूं। ओके फाइन। डेकार्ट को आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट, आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जो माना था, आई क्रिटिसाइज देम। मैं डेकार्ट का फैन नहीं हूँ, लेकिन आप कहीं और जा रहे हो, अभी इसी पे रहते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्या कहना चाहते थे वो वहाँ पे तक पहुँचे कैसे, मैं वही तो बता रहा हूँ सर। बताइए सर। उन्होंने ये बताया, जो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम हर चीज़ को डाउट कर सकते हैं, लेकिन डाउटिंग को डाउट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं ये हमें पता है, इसीलिए हम उस चीज़ को बोल पा रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं। तो वो जो डाउट करने का जो पॉइंट है कि वी आर डाउटिंग समथिंग, तो इसका मतलब हम है। सो आई थिंक बिकॉज आई एम, ये उनका कहने का पॉइंट था। लेकिन ये बहुत लंबा है, ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है। फिलॉसफी शॉर्ट में समझाना कई बार मुश्किल होता है। तो उनकी पूरी 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है। बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। 6 मिनट दोगे मुझे? अब मैं बताऊं आपको इंडियन फिलॉसफी की ताकत। ये आपने करी बात वेस्टर्न फिलॉसफी की। ऑलराइट, अगेन यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी हमारे रिडिक्यूल करे वेस्टर्न फिलॉसफी को। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये वेस्टर्न इंडियन वर्सेस वेस्टर्न क्यों बनाए जा रहे हैं। एंड इन्होंने कहा मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। अगेन वो सिर्फ सरप्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट को एंड वेस्टर्न फिलोसोफर को। वेस्टर्न, मैं किसी को भी वेस्टर्न और इंडियन नहीं बोलना चाहता कि भाई साहब सब फिलोसोफर ही हैं, सब फिलोसफी करते हैं, सबको पढ़ो, क्या बुराई है। लेकिन हाँ, अब मैं बताता हूँ आई थिंक देयरफॉर आई एम का असली मतलब। ये स्टूडेंट ने कोशिश की समझा नहीं पाया, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आपको समझ आए। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम, सबसे पहले थिंक कहाँ से आता है? थिंक भेजे से आता है या दिमाग से आता है? दिमाग से आप थिंक करते हो, भेजे से नहीं। भेजे और दिमाग में क्या फ़र्क है? भेजा आपके ये जो खोपड़ी है इसके बीच में एक ऑर्गन होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, जिसे भेजा कहते हैं। लेकिन दिमाग हम माइंड को कहते हैं। माइंड कोई फिजिकली अवेलेबल चीज़ नहीं होती। आपका दिमाग फिजिकली सर के बीच में नहीं है, ओके। आपका दिमाग आपकी चेतना में है, कॉन्शियसनेस में आपका माइंड है। आपका माइंड तब बनता है जब आपको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान होता है, आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, आप दुनियादारी समझते हैं, तब आपका दिमाग उत्पन्न होता है। आप पैदा भेजे के साथ होते हैं, दिमाग के साथ नहीं। बच्चा भेजे के साथ पैदा होता है, दिमाग उसको अलग अलग अपने माता पिता से सीखता है, दुनियादारी सीखता है, बाहर सीखता है, स्कूल में सीखता है, तब उसका दिमाग उत्पन्न होता है। ये समझिए, आई थिंक देयरफॉर आई एम मतलब मेरे में दिमाग है इसलिए मैं हूँ। लेकिन दिमाग भी कैसे पता चला मेरे में दिमाग है? मेरे में चेतना है, क्योंकि दिमाग कहाँ से? चेतना से आया ना। तो मेरे में चेतना है इसलिए मैं हूँ। इसका सही ट्रांसलेशन मैं ये कहूँगा। ऑफ कोर्स ये जो डाउट वाला कॉन्सेप्ट था ये था कि मेरे में ये सोचने की क्षमता है कि मेरे में चेतना है, तो इसलिए मैं हूँ। तो मैं हर चीज़ को डाउट कर सकता हूँ कि भाई साहब हो सकता है मैं जो चीज़ें जिस तरीके से देखता हूँ वो सही नहीं है। मैं जैसे कलर देख रहा हूँ वो हो सकता है गलत है। मैं जैसे अपना शरीर देख रहा हूँ वो हो सकता है गलत है। हो सकता है मैं किसी के वश में हूँ और मुझे लगता है मेरी चॉइसेस खुद की हैं, वो भी हो सकता है। हर चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन एक चीज़ गलत नहीं हो सकती, वो है कि मेरे में चेतना है, मेरे में सोचने की क्षमता है, मेरे में दिमाग है। तो मेरे में चेतना है इसलिए मेरा वजूद है, ये होगी सही ट्रांसलेशन। और ये जो डिकार्ट ने बात बोली थी ये दुनिया के हर रिलीजन में है मेरे हिसाब से। इस चेतना को हमारे हिंदुइज्म में आत्मा के नाम से बोला गया है, मुस्लिम में रूह के नाम से बोला गया है, ईसाई में सोल के नाम से बोला गया है। हर रिलीजन में इस चेतना को एक नाम दिया गया है। कहते हैं ना कि भाई साहब प्राण निकल जाएंगे तो तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा, ये वही चेतना है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मेरे में चेतना है इसलिए मेरे में वजूद है, मेरे में रूह है इसलिए मेरे में वजूद है, मेरे में आत्मा है इसलिए मेरे में वजूद है, मेरे में सोल है मेरे अंदर इसलिए मेरा वजूद है, मेरे अंदर वो शक्ति है इसलिए मेरा ये वजूद है। ये असली सार है डिकार्ट की इस बात का। लेकिन ऑफकोर्स हमारे संदीप महेश्वरी जी को दूसरों को दबाना है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, इसलिए बस रिडिक्यूल कर दिया बच्चे को भी और डिकार्ट को भी। ये पॉइंट बकवास है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है,
वो लोग जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं वो थिंकिंग में जाकर के अटक जाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा थिंकिंग में जाकर के अटक जाता है। जो इंडियन फिलॉसफी है यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। थिंकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो आई एम है इसका एक छोटा सा पार्ट है थिंकिंग। नाउ व्हाट इज थिंकिंग? आपने कहा डाउट करना कि लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं इस वजह से मैं हूं। क्या बकवास बात है। डाउट क्या होता है? व्हाट इज डाउटिंग? डाउटिंग कहां से आती है? डाउट आता है जब माइंड में दो चॉइसेस होती है। एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस। इस बात को आराम से बैठ करके समझना मैंने क्या बोला है। नंबर 1। नंबर 2, आई एम, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक को क्वेश्चन कर सकते हो। अगर अभी मैं आपकी मेमोरी निकाल दूं, याददाश्त चली जाए, उसके बाद आप हो या नहीं हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, क्या जवाब दोगे? मेमोरी नहीं रहेगी तो बताने की कंडीशन में नहीं रहूंगा। थिंकिंग कहां है? नहीं है। विदाउट मेमोरी देयर इज नो थिंकिंग, बट यू स्टिल एग्जिस्ट। इस तरह संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि विदाउट मेमोरी देयर इज नो थिंकिंग बट यू स्टिल एग्जिस्ट। कि भाई साहब मेरे पास मेमोरी नहीं होगी, अगर मेरी मेमोरी भूल भी जाऊं तो भी मैं ये कह सकता हूं कि नहीं भाई, दूसरे इंसान को पीड़ा पहुंचाना या मारना गलत है। हालांकि मेरी मेमोरी नहीं है, मेरी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे चेतना को, मेरे चेतन को, मेरे चेतन मन को पता है कि किसी इंसान को पीड़ा पहुंचाना गलत है। वो कैसे पता है? बिकॉज आपकी चाहे मेमोरी चली भी जाए, आप तब भी एग्जिस्ट कर सकते हो और तब भी आप थिंक कर सकते हो। तो यू कैन थिंक इवन इफ योर मेमोरी इज नॉट देयर। सो यू कैन थिंक इफ योर मेमोरी इज नॉट देयर। तो संदीप महेश्वरी जी का पॉइंट गलत हो जाता है, समझना इस बात को। सर डेकार्ट ने बहुत प्रॉब्लमेटिक बातें कही है, आई एग्री विद यू। अरे सिर्फ डेकार्ट नहीं, ये सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। तो क्रैप को क्यों अपने दिमाग में भर रहे हो? अरे भाई साहब चेस खेलो। और अगर फिलॉसफी ऑल राइट, तो यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी ने एकदम रिडिक्यूल किया एंड खुद बड़े बन गए। लोग ताली भी बजा रहे हैं बिना सोचे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बंदा खुद को बड़ा बता रहा है। एंड ओके माय गॉड, इन्होंने सबको, खुद भैया ने सबकी बेइज्जती मार दी, सबको क्रैप बोल दिया। दिस इज़ वेरी इग्नोरेंट। कैसे है भाई साहब? अगर मैं किसी चीज़ को बिना जाने बिना परखे बोल दूँ ये बकवास है, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा? संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि वेस्टर्न फिलोसोफर 99% जो लिख रहे हैं क्रैप है। आपने 99% बोला है तो आपने 1% भी उनका पढ़ा है? नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट। और आप फिर क्यों वेस्टर्न और इंडियन में वो बांटने पे तुले हुए हैं? आप पढ़िए, समझिए, फिर आप ना माने तो बात अलग है। लाइक जैसे डिकार्ट की आपने बात की थी, उसका तो मतलब भी आपको ठीक से नहीं पता था एंड आपने डिस्कार्ड कर दी कि ये बकवास है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। ऑफ कोर्स ठीक है, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हो 99% क्रैप है जिन्होंने भी जो कुछ भी कहा है। तो भाई साहब 1% अगर आप पढ़ लें एंड उसका मतलब समझें तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि नहीं, हर चीज़ का एक सेंस है, हर चीज़ की एक वजह है। आप क्वेश्चन कर रहे हो इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं, और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? प्रॉब्लम कोई एक धर्म का इंसान क्रिएट नहीं करता। प्रॉब्लम कट्टर सोच वाला और इग्नोरेंट इंसान, जिसे पूरी समझ नहीं है, वो क्रिएट करता है। ओके, कबीर दास जी का एक दोहा मुझे याद आता है, मैं बोलना चाहूँगा। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मरे, मरहम ना जाना कोई या फिर भेद ना जाना कोई। वो भेद क्या है? वो सच नहीं जाना कोई, वो असली मतलब नहीं जाना कोई। इस्लाम में भी लिखा है बिस्मिल्लाह रब्बे आलमी। रब्बे आलमी, रब्बे मुस्लिमी नहीं बोला वहाँ पे, रब्बे आलमी यानी रब जो है वो पूरे आलम का रब है, पूरे संसार का भगवान है। वो सिर्फ मुसलमानों का भगवान नहीं। अगर उन्हें बोलना होता कि मेरा अलग मुसलमान का भगवान है तो रब्बे आलमी नहीं, रब्बे मुस्लिमी होता, लेकिन कहा गया रब्बे आलमी। और हिंदुइज्म में भी ये नहीं बोला गया कि बहुत सारे भगवान हैं। हिंदुइज्म में बोला गया है कि भगवान वो परम आत्मा है, वो एक शक्ति है जो हम सब में है, यानी कि वो शक्ति एक है जो सबके अंदर है। वो शक्ति आप में भी है, मेरे में भी है, पेड़ में भी है, पौधे में भी है,
और वो शक्ति अलग अलग रूप में अवतार होती है। कबीरदास जी ने फिर एक और दोहे कहा था, गुरु गोविंद दऊ एक है, दूजा सब आकार, आपा मीठे हरि बजे तब पावे दीदार। गुरु गोविंद, गुरु और गोविंद दोनों एक है। गोविंद यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं बोला गया, गुरु और गोविंद यानी गुरु जो भगवान से मिलाने वाला है और ईश्वर है, दोनों एक हैं, लेकिन फर्क सिर्फ उनके आकार में है, यानी शक्ल सूरत में है, और कोई फर्क नहीं है। जब हम अपनी मैं को हटा के, जब हम अपने आय को हटा के, जब हम अपने ईगो को हटा के उस ऊपर वाले उस शक्ति के पीछे जाएंगे, उस शक्ति का भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब हमें जो है असली मालिक के दर्शन होने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हिंदुइज्म में बोला है कि हजारों तक करोड़ों भगवान है, नहीं। हिंदुइज्म में वो शक्ति को इम्पोर्टेंस दी गई है और वो शक्ति अलग अलग अवतार में, अलग अलग रूप में, अलग अलग गुरु के जरिए आती है हिंदुइज्म में। इसलिए हम जो है पूछते हैं कि गुरु और गोविंद में फ़र्क नहीं है, और वो शक्ति जो है वो अलग अलग रूप में आ रही है। अब आप चाहे मुस्लिम कल्चर इस्लाम में उठा लीजिए, या फिर आप क्रिश्चियनिटी उठा लीजिए, या फिर आप जूडिज़म जिसे यहूदी कहते हैं, यहूदी लोग यहूदी धर्म कहते हैं, ज़ोरास्ट्रियम जिसे पारसी धर्म भी बोलते हैं, कहीं भी ये नहीं बोला है कि वो हमारा भगवान है, वो बोला है कि वो इस संसार का भगवान है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ एक गलती करी संदीप महेश्वरी जी ने, जो थी समझने में, जो की थी भेद जानने में, जो की थी असल भेद जानने में, वो मैंने यहाँ पे मैं चाहूँगा कि क्लियर करना। आई एग्री सर, बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना, मैं इस चीज़ से, इस फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उस चीज़ से दुखी हूँ जो इनबैलेंसेज, इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते, ना ज़्यादातर लोग समझाते हैं, और वायलेंस क्रिएट होता है। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट होते हैं लोग। अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसॉफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी के अभी। आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है इस दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ हिज ओन नेम। इज ही अ प्रॉब्लम? तो इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, रॉन्ग नॉलेज इज अ प्रॉब्लम। एनिमल्स आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? यू एग्री? एनिमल्स के लिए हम प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है। अगर एनिमल्स से पूछोगे ना कि हाँ एक शैतान की शक्ल बनाओ, तो पक्का इंसान की जैसी होगी। ओके, यहाँ लॉजिकल फैलेसी संदीप महेश्वरी ने पॉइंट आउट करी कि इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं यहाँ लॉजिकल फैलेसी पॉइंट आउट करने चाहना चाहूँगा कि इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं होता ज्ञान ना होना। इग्नोरेंस का मतलब है गलत ज्ञान होना या आधा ज्ञान होना, ये होता है इसलिए मतलब इग्नोरेंस का, और इग्नोरेंस ही प्रॉब्लम है। जैसे संदीप महेश्वरी जी को फिलोसोफर्स के बारे में नहीं पता, उनकी फिलोसफीज के बारे में नहीं पता, और उनको आधा ज्ञान है कि भाई इंडियन फिलोसफी बेस्ट है, वेस्टर्न फिलोसफी बेकार है, ये होते हैं इग्नोरेंस। उन्हें किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, किसी फिलोसफी का मतलब नहीं पता, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन फिलोसोफर का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी फिलोसफी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे कहते हैं इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस प्रॉब्लम है। इन्हें नहीं पता कि कहते हैं हम एक धर्म है जो बोलते हैं हमारा भगवान है, हमारा भगवान, ये इग्नोरेंट हैं कि उन्हें ये नहीं पता पूरे आलम के, पूरे इस सृष्टि के भगवान की बात करें। एंड संदेश महेश्वरी जी को ये समझ नहीं आया कि कहाँ से उनके जो है ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं, वो सब गैर हैं। ओके, यहाँ पे वही कट्टरता की मैं बात कर रहा हूँ। जो इस भगवान को मानता है वो हमारा अपना है, जो इस बात को नहीं मानता वो पराया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब किसी भी रिलीजन में देखें तो रिलीजन एक सोच है। अब कट्टरता हम ले आए हैं, रिलीजन तो एक सोच थी, कट्टरता हम लाए हैं, पराया हमने बनाया है। और अगर कोई ऐसा रिलीजन बोलता है तो आप उस रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि जस के तस ट्रांसलेट करके डालो, नहीं है, आप उस चीज़ का मतलब समझो। ठीक है, मैं इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मतलब समझिए बात का। अब मैनिपुलेट करके तो कोई भी बता देगा,
और किसी चीज़ को इतना मैनिपुलेट करोगे, इतना झूठ की तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो कभी कभार वो चीज़ सच भी लगने लग जाती है। तो आप असली मतलब को डिकोड करो, असली मतलब समझो, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। कॉन्सेप्ट के साथ ये करना क्यों है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिलॉसफी में। क्यों नहीं पूछा जाता है, वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब आप ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि ये जो लड़का है थोड़ा संदीप माहेश्वरी जी की नस को पकड़ रहा है, उन्होंने पूरा सिचुएशन ही हिला दी। इन्होंने कहा कि क्या है पूछते हैं, क्यों है ये नहीं पूछते हैं। भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसके द्वारा, सारा कुछ क्वेश्चन है। एंड साइंस में ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है ये पूछो, क्यों है ये ना पूछो। मैं यहाँ पे एक और लॉजिकल फैलेसी की यहाँ पे संदीप जी की पकड़ता हूँ। न्यूटन ने ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे डिस्कवर की थी? उन्होंने जब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि ये सेब मेरे सर पे ही क्यों पड़ा, ये सेब जमीन पे नीचे ही क्यों गिरा, और फिर उन्होंने डिफाइन किया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है इसलिए ये गिरा, और फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है फिर उन्होंने ये बताया। तो गलती बगड़ में आ गई। तो भाई साहब अगर आपके फिलॉसफी के हिसाब से चलते हैं तो ग्रेविटी कभी डिस्कवर ही नहीं होती, क्योंकि न्यूटन तो कहता कि क्यों है ये तो मुझे पूछना ही नहीं है, गिर गया सेब गिर गया, चलो कोई नहीं, खा लो, ख़त्म करो। उन्होंने क्यों गिरा ये पूछा, तभी तो ग्रेविटी डिस्कवर हुई। क्या तो बाद में आता है, पहले क्यों आता है, फिर क्या होता है। आप समझ रहे हैं ना? आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी ने बोला कि कभी ये ना पूछो कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो, ये सब करते हैं, ये मत पूछो क्यों करते हो। सबसे पहले ऑफ कोर्स आप भगवान की पूजा इसलिए करो क्योंकि आपको प्यार है, ये वजह होनी चाहिए पूजा करने के लिए। ये कुछ लोगों की वजह होती है कि उनको लालच है, इनको ये चाहिए, उन्हें लगता है वो भगवान की पूजा करेंगे, भगवान खुश होंगे, भगवान उन्हें माला माल कर देंगे। एक थॉट प्रोसेस ये होता है। अगर इस थॉट प्रोसेस से आप पूजा कर रहे हैं तो यहीं पे ग्रीड आ गई और ग्रीड हमारे को ऊपर वाला कभी ये सिखाता है कि लालच रखो नहीं ना। और दूसरा आता है कि मुझे प्यार है। प्यार क्यों है? दो तरीके के इश्क होते हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजूमी। इश्क हकीकी जो असली इश्क है, जिसका कोई बेस नहीं है, जो अनकंडीशनल है। एक होता है इश्क मजूमी कि मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी मिलती है, मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए मुझे उससे प्यार है। तो कहा जाता है जो फोकस है वो इश्क हकीकी पे दिया गया है। इश्क मजूमी तो कहते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। जो ऊपर वाले से, जो भगवान से इश्क करता है, जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान में मानता है या जो अल्लाह में मानता है, या जो फादर सन एंड द होली स्पिरिट, यहाँ पे सन हम हैं, फादर क्राइस्ट हैं, और होली स्पिरिट वहाँ पे क्राइस्ट को भगवान नहीं बोला गया है, वहाँ पे होली स्पिरिट बोला गया है। आप भगवान के चाहे 1000 नाम दे दीजिए, रहना वो एक ही है। आप उन्हें अल्लाह बोलिए, द होली स्पिरिट बोलिए, भगवान बोलिए, जो मर्जी बोलिए, मतलब उस ऊपर वाले से ही है, मतलब उस शक्ति से ही है। अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। अब ये संदीप जी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं रिलीजन में, यानी कि धर्म और कट्टरता में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। जो धर्म है उसमें कट्टरता आ जाएगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। लड़ाई तो तभी तो है जब कट्टरता आ गई, जब इग्नोरेंस हो गई, जब पूरी समझ नहीं आई किसी रिलीजन की, तभी तो लड़ाई हो रही है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। ये जो बोला हमारा संदीप जी ने
कि सब में भगवान है। बिल्कुल, मैं भी उसी फिलॉसफी को मानता हूँ, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन दिक्कत वही है कि आप में कट्टरता हर एक है। आप में बोलने चाह रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो कि हम सही हैं, हमारा लॉजिक सही है, उनका लॉजिक, जिनका लॉजिक उन्हें मुबारक, हमारा लॉजिक ये है। दिक्कत तब आ रही है जब आपकी सोच में ये आ रहा है कि हमारा ही लॉजिक सही है, बाकी सबका खराब है। ये खुद संदीप माहेश्वरी जी ने कहा, ये दिक्कत है, और ये खुद ही वही कर रहे हैं कि हिंदुज़म वाला लॉजिक सबसे सही है, बाकी सबका लॉजिक सब खराब है। ऑफकोर्स मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुज़म में ऑफकोर्स मैं मानता हूँ, और मैं ये लॉजिक में भी बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई तेरा लॉजिक बेकार है, तेरा लॉजिक बेकार है, तेरा लॉजिक बेकार है और मेरा लॉजिक सही है। ठीक है भाई, उनका लॉजिक है, उनकी समझ है, वो जो मानना चाहे मानो। तुम मुझे मत बोलो कि ये तुम्हारा लॉजिक गलत है, और मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा ये तुम्हारा लॉजिक का गलत है। अगर यही चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, हम तो एक दूसरे को सही गलत ऊपर नीचे करना बंद कर देते हैं, तो कट्टरता, मैं होमे की भावना सब वहीं ख़त्म हो गई। फिलॉसफी का एजुकेशन सिस्टम से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। फिलॉसफी का हमारे एजुकेशनल सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में ही एक गलत स्टेटमेंट है। कैसे गलत स्टेटमेंट है भाई साहब? आप LLB करते हो, आप लॉयर हो, आप MBBS करते हो, प्रैक्टिस करते हो क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ओके। आप फिलॉसफी पढ़ते हो क्योंकि आप फिलॉसफर बनना चाहते हो, ठीक है। इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये एजुकेशनल सिस्टम से कैसे मिला हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS डिग्री करनी पड़ेगी, मुझे लॉयर बनना है, मुझे LLB करनी पड़ेगी, मुझे IAS बनना है, मुझे UPSC क्लियर करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये एजुकेशन सिस्टम में अगर मुझे किसी प्रोफेशंस में जाना है तो उसके लिए वैलिड है। ऑफ कोर्स मुझे फिलोसोफर बनना है तो उसके लिए फिलोसफी करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशनल सिस्टम में है वो। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी रास्ते से चले, फिलोसोफर बनने के लिए मास्टर्स इन फिलोसफी करें, या साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी करें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशनल सिस्टम में है ना। तो लॉजिक से आगे बढ़ो, ये जो वेस्टर्न फिलोसफी है उससे आगे बढ़ो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिलोसफी वर्सेस वेस्टर्न फिलोसफी, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जो डेप्थ आपको इंडियन फिलोसफी में मिलेगी वो वेस्टर्न में नहीं मिलेगी। वो सब सरफेस लेवल पे जाकर के अटक गए हैं। वहां आपको सारी थॉट की बातें मिलेंगी, माइंड की बातें मिलेंगी, राइट और रॉन्ग की बातें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स की बातें मिलेंगी, आइडियोलॉजीज की बातें मिलेंगी, क्वेश्चनिंग की बातें मिलेंगी। उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अरे क्वेश्चनिंग की भी तो लिमिटेशन देखो। यहाँ पे संदीप जी कह रहे हैं मैं वेस्टर्न वर्सेस इंडियन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वेस्टर्न वर्सेस इंडियन का ही तो बना के रखा, और लास्ट में भी उन्होंने बोला कि इंडियन में बहुत डेप्थ है, वेस्टर्न में डेप्थ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप बिना किसी चीज़ को पढ़े डिस्कार्ड कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बताइए कि कहते हैं कि नहीं ये जो सरफेस लेवल की जो चीज़ है ना वो मत पढ़ा करो, क्यों भाई? अगर आपको ज़ुकाम है, कहेंगे कि यार ज़ुकाम का इलाज नहीं होना चाहिए, ज़ुकाम का इलाज क्या करोगे जान के, भाई कैंसर का इलाज ढूंढो ना सीधा। भाई साहब मेरे को अगर ज़ुकाम की परेशानी है तो मैं ज़ुकाम का इलाज करवाऊँगा ना। तो अगर मुझे कोई चीज़ है जो सरफेस लेवल पे दिक्कत है तो ऑफकोर्स सरफेस लेवल का इलाज होना चाहिए। अगर मुझे कोई डीपर लेवल की दिक्कत है तो डीपर लेवल का इलाज होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ज़ुकाम हो गया उसका इलाज कुछ नहीं है, आप सीधा कैंसर लाना, कैंसर का इलाज करेंगे क्या भाई? जो हमारी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन ही हम ढूंढेंगे ना। अब वो जहाँ मर्जी मिले, सरफेस लेवल पे अगर सोल्यूशन मिलता है तो क्यों नहीं, क्या बुरी बात है कि सरफेस लेवल का हम सोल्यूशन उठाएं, उसे यूज़ करें। और अगर हमें कोई डीपर लेवल में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जाएंगे डीपर, एंड डीपर प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सिंपल एज दैट। क्वेश्चनिंग के लिए मेमोरी का होना जरूरी है। क्वेश्चनिंग इज पार्ट ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के बियॉन्ड तो जाओ। थिंकिंग विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम माइंड। माइंड मतलब क्या होता है? ब्रेन के अंदर कुछ सेंसेशंस चल रही होती है, कुछ आप अपने आप को बोल रहे होते, दैट इज थिंकिंग। यहाँ पे फिर से संदीप माहेश्वरी जी ने एक गलत बात बोल दी है, बिकॉज माइंड ब्रेन में नहीं है, माइंड दिमाग भेजे में नहीं होता। माइंड इमर्जेस एंड इवॉल्व्स एज आर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस of this world get dynamically organized to form a system where different type of mental processes can take place। ये पहली डेफिनेशन होती है हमारी साइकोलॉजी में। इसका मतलब होता है कि माइंड एक सोच होती है, एक चेतना होती है जो उत्पन्न होती है आपके एक्सपीरियंसेस से,
आपकी सोच से, आपके लोगों के बात करने से, आपकी दुनियादारी समझने से वो एक सोच उत्पन्न होती है कि आप उस सोच के सहारे अपनी लाइफ के डिसीजन लो। तो माइंड इज नॉट इन ब्रेन, माइंड इज डेफिनेटली रिलेटेड टू मेमोरी। लेकिन अगर आपकी मेमोरी चली जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है आपका माइंड उड़ जाएगा, नहीं। आपका माइंड तब भी रहेगा, आपको पता होगा कि ये गलत है, ये सही है, और ये गलत सही की जो डेफिनेशन है वो आपको दुनियादारी से समझ आएगी। एंड दैट इज माइंड। माइंड ब्रेन में नहीं होता। चलिए, होपफुली आपको मेरी वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे कोई शौक नहीं है किसी के बारे में हेट पहुंचाने का, मुझे कोई शौक नहीं है कोई हेट फैलाने का, मुझे कोई शौक नहीं है कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का। लेकिन मुझे ये चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि भाई सोच एक्सपोज होनी चाहिए, सोच, सही सोच आनी चाहिए, गलत सोच आनी चाहिए, सोचने तरीका आना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें सही इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। हमें एक पोलराइज्ड गॉगल से नहीं, अपनी सोच से डिसीजन लेना चाहिए, और वो सोच के लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो से कुछ सही इन्फॉर्मेशन, कुछ नया सोचने का तरीका, कुछ नया दुनिया देखने का नज़रिया देखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, मौज कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।